इवनिंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे जनजातीय क्षेत्र विकास। ये सेकंड सेमेस्टर में प्रादेशिक नियोजन में 4th यूनिट का टॉपिक है। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो भारत में जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? लगभग भारत में जितनी जनसंख्या है उसका 8.6% है। ठीक है, मतलब लगभग ये 8.3 मिलियन कहलाएगा। तो भारत सरकार ने देश के 427 समुदाय को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा है। ये देश के पहले लोग हैं जो अति सुदूर क्षेत्र में रहते हैं तथा इनका ऐतिहासिक काल से शोषण होता रहा है, इन्हें अपने इतिहास की काफ़ी कमज़ोर समझ है, क्योंकि याददाश्त पर टिका इतिहास कुछ ही पीढ़ियों के बाद मिथक व विलीन हो जाता है। इनकी संस्कृति देश के बहुल समाज से सर्वथा भिन्न है। संख्या की दृष्टि से भील और संथाल देश की सबसे महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, जिनमें प्रत्येक की जनसंख्या 35 लाख से अधिक है। इनके बाद आने वाली जनजातियां जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, उनमें मीना, मुंडा और ओराव है। इसके बाद की प्रमुख जनजातियां हो, खोंड तथा कोल है, जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है। इनमें से 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या वाली जनजातियों की संख्या 45 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में निवास करने वाला सेंटली देश की सबसे छोटी जनजाति समुदाय है। अब देखते हैं इनकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। अनुसूचित जनजातियां मुख्यतः निर्वाह कृषि करते हैं। इनमें से 90% फसलों की खेती पर निर्भर हैं। अंडमान एवं निकोबार की जनजातियां आखेट और खाद्य एकत्रण पर निर्भर हैं। जंगलों में रहने वाली जनजातियां अपने जीवन निर्वाह के लिए कंदमूल, एकत्रित फलों, शहद, रस्सी निर्माण इत्यादि आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर हैं। कभी कभी ये शिकार और मछली पर भी निर्भर करते हैं। नीलगिरी क्षेत्र की टोडा जनजाति मुख्यतः पशुचारी है, जिनका जीवन यापन भैंस के उत्पाद पर टिका है। अपनी आवश्यकता की वस्तुओं की पूर्ति के लिए इनके आर्थिक जीवन में वस्तु विनिमय की प्रमुख भूमिका है। अब हम देखेंगे अनुसूचित जनजातियों के लिए कौन कौन से विकास कार्यक्रम बनाए गए हैं। तो अनुसूचित जनजातियां, जैसे कि ऊपर कहा गया है, देश के निर्जन क्षेत्रों में वास कर रही हैं। इनकी स्थिति एकाकीपन की है। इनका प्राकृतिक वास और सांस्कृतिक परिवेश एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है। यही कारण है कि इनकी समस्याएं एवं इनके विकास की आवश्यकताएं भी एक दूसरे से काफ़ी भिन्नता दर्शाती हैं। अनुसूचित जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा कई कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाता है। इन कार्यक्रमों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आएगा और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। तो पहले हम देखेंगे केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। तो इसके द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम हैं? मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति, लड़कियों के लिए छात्रावास, पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण, जनजाति विकास प्रखंड, सहकारिता, अनुसंधान प्रशिक्षण एवं विशेष परियोजनाएं। जो अस्वास्थ्यकर पेशे में संलग्न हैं, उनके काम करने और रहन सहन की स्थितियों में सुधार, कोचिंग सह प्रशिक्षण केंद्र, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए काम कर रहे अखिल भारतीय स्तर पर स्वयंसेवी संस्थानों को अनुदान देना। और राज्यों द्वारा जो प्रायोजित कार्यक्रम है उसमें है मैट्रिक पूर्व की छात्रवृत्ति, शिक्षण एवं परीक्षा शुल्क की छूट, मिड डे मील का प्रावधान, शिक्षण सामग्री का प्रावधान, आश्रम विद्यालय की स्थापना, विद्यालय के भवनों एवं छात्रावासों के निर्माण एवं रख रखाव के लिए अनुदान, भूमि एवं सिंचाई का प्रावधान, बैलगाड़ियों, कृषि उपकरणों, बीजों एवं उर्वरकों की आपूर्ति, कुटीर उद्योग का विकास, संचार का विकास, सहकारिता, स्थानांतरित कृषि का उपनिवेशन, मुर्गियों, भेड़ों, सुअरों, बकरों इत्यादि की आपूर्ति,
स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल आपूर्ति परियोजनाएं, आवास एवं आवासीय जगहों का प्रावधान, कानूनी सहायता और राज्य स्तर पर कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को अनुदान। ठीक है, तो ये सभी क्या है, अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्यक्रम बनाए गए हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे इनके विकास के कौन कौन से क्षेत्र हैं। अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए सरकारों द्वारा जिन क्षेत्रों पर बल दिया गया है उनका एक संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार से है, जिसके अंतर्गत है शिक्षा। अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 47% से अधिक है। राष्ट्रीय साक्षरता दर जो कि लगभग 72% है। ठीक है, तो इससे काफ़ी कम है अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर। जनजातीय एवं गैर जनजातीय जनसंख्या के बीच की खाई को कम करने तथा परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण सरकारों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा पर व्यापक धन का व्यय किया जा रहा है। इनके लिए छात्रवृत्तियों, छात्रावास और इत्यादि की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रवेश के प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा इनके लिए कोचिंग की भी व्यवस्था की गई है। विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है। अपने ही क्षेत्रों में शिक्षण के पेशे में प्रवेश के लिए इनके लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। दूसरा है रोजगार। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा इनके लिए सरकारी नौकरियों में 8.5% का आरक्षण उपलब्ध कराया गया है। श्रेणी 3 एवं 4 की सरकारी नौकरियां जिनमें स्थानीय लोगों को ही रोजगार के प्रति आकर्षित होते हैं, उसमें इनके लिए 8.5% का आरक्षण दिया गया है। फिर उसके बाद है कृषि क्षेत्र। जनजातीय जनसंख्या का लगभग 90% खेतीहर होता है तथा 82% आर्थिक गतिविधियों से प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों से जुड़े होते हैं। इनकी बहुधा खेती या तो स्थानांतरित होती है या पुरानी होती है। खेतों के छोटे आकार और उनके प्रति इकाई उत्पादकता में कम होने से इनकी कृषि निम्न लाभ नहीं दे पाती है। ठीक है, इनकी खेती को लाभकारी बनाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा इन्हें कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, साख, मृदा संरक्षण संबंधी सुझाव, सिंचाई, भू अर्जन संबंधी उपाय, कृषि उपकरण एवं बेहतर एवं नवीन तकनीकों की आपूर्ति। इसके बाद है सहकारिता। स्थानीय कर्जदाताओं, जंगल में कार्य करने वाले ठेकेदारों आदि द्वारा अनुसूचित जनजातियों का शोषण किया जाता है। इस शोषण से मुक्ति दिलाने में सहकारिता की बड़ी भूमिका है। यही कारण है कि सरकार द्वारा इनमें सहकारी संगठनों की स्थापना पर बल दिया जाता है। साथ ही इनके लिए साख की व्यवस्था करना भी एक काफ़ी सरल कदम होगा। इसके बाद है संचार। अधिकांश जनजातियां एकाकीपन या सापेक्षिक एकाकीपन में वास करती हैं, जहां संचार एवं परिवहन की भारी कमी होती है। देश की मुख्य धारा से जोड़ने और इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बेहतर विपणन व्यवस्था के लिए संचार माध्यमों एवं सड़क तथा यातायात की उचित व्यवस्था करना आवश्यक है। फिर छठवां है भूमि वितरण एवं भूमि उपवर्तन। जनजातीय समुदायों में भूमि अपवर्तन एक बड़ी समस्या रही है। किसी न किसी बहाने कर्जदाताओं, साहूकारों एवं अन्य जनजातीय लोगों द्वारा इनके जमीन को अपने नामों पर करवाया जा रहा है। इस समस्या के निदान स्वरूप विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कई उपाय किए गए हैं। जनजातीय भूमि को गैर जनजातीय व्यक्ति को हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध, जैसा कि गुजरात, उड़ीसा एवं राजस्थान राज्यों में किया गया है। जनजातीय भूमि को जनजातीय या गैर जनजातियों के व्यक्तियों को हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध का प्रावधान, जैसे कि पश्चिम बंगाल में है। और जनजातीय भूमि को किसी भी विधि द्वारा हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधान के बावजूद भी जनजातीय भूमि अपवर्तन को
पूरी तरह से रोक पाना संभव नहीं हो सका है। उसके बाद है औद्योगिकरण। कुटीर एवं संबद्ध उद्योग के विकास के लिए राज्य सरकारों द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया है। यहाँ मधुमक्खी पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, बुनाई, तेल ताड़, गुड़ उत्पादन इत्यादि। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर इन क्षेत्रों में अनेक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की स्थापना की गई है, जिनमें भिलाई, बोकारो, बर्नपुर, दुर्गापुर, राउरकेला इत्यादि प्रमुख स्थान शामिल हैं। इन औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा गैर कुशल श्रमिकों के रूप में काफ़ी जनजातीय जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। जनजातीय विकास एजेंसी परियोजनाएं, ठीक है। वर्ष 1971-72 में सरकार द्वारा प्रायोगिक स्तर पर जनजातीय विकास एजेंसी परियोजना को लागू किया गया। इस परियोजना की अध्यक्षता जिलाधीश करता है तथा इसका एक पूर्णकालिक प्रोजेक्ट ऑफिसर भी होता है। फिर इसके बाद है विकास की अन्य योजनाएं। जनजातीय समूह की आवासीय स्थिति, साफ सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य सुधार इत्यादि से जुड़ी अन्य कई योजनाओं का भी कार्यान्वयन किया गया है। जनजातीय विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की मंशा और उसके धनात्मक परिणाम को आज कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। इनकी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, औद्योगिकीकरण, सहकारिता इत्यादि पर दिए गए ध्यान के फलस्वरूप इनमें परिवर्तन एवं विकास की झलक अवश्य मिलती है। लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद इनमें गरीबी, कुपोषण, भूखमरी एवं इनके शोषण की समस्याएं अब भी आम बनी हुई हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।